बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है, बड़ी खबर है। पहले थोड़ा सा खबर के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअली इसकी तफसीलात क्या है, ये इलाका कहाँ पे है, किस तरीके से दरियाफ्त हुआ और इसमें कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी भी निशानदेही उनकी की जा सकती है या वहाँ पे बेहतर हो सकता था। देखें, सबसे पहले तो ये है कि खबर कहती है कि पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान की हुकूमत और बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन, ये कंपनी है, और इनके दरमियान ज़िला चाग़ी में सोने और तांबे के सबसे बड़े प्रोजेक्ट रेकूडक पर معاہدہ तय पा गया है, जिसके तहत मंसूबे को दोबारा शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस पर ट्वीट भी किया है। इस पर शुक्रिया अदा किया गया है आर्मी चीफ का भी, क्योंकि सिक्योरिटी उन लोगों ने वहाँ प्रोवाइड कर दी है और उन्होंने इसमें रोल प्ले किया है और बैनुल-अक़वामी कंपनी वापस आई है। और इसमें वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया एतवार के दिन कि कैनेडियन कंपनी ने 11 अरब डॉलर का जो जुर्माना है जो पाकिस्तान को हो गया था, 11 अरब डॉलर्स बहुत बड़ी रकम है, 11 अरब डॉलर का जुर्माना, उसकी तलाफ़ी और उसके साथ साथ 10 अरब डॉलर्स की मज़ीद सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने का फ़ैसला किया है। इस इलाके की किस्मत बदल सकती है, बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं, लेकिन ये है क्या, ज़रा इसको समझ लें आप। ज़मीन जो है ना हमारी, ये सारी एक गोला तो है, लेकिन इसमें डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट जगहों पे पड़े हुए हैं। साइंसदानों ने इसको डिवाइड कर रखा है मुख्तलिफ लाइंस के अंदर, और आपने सुना होगा नाम टेक्टोनिक प्लेट्स। जब ज़लज़ले आते हैं तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर से थोड़ी सी सरक जाती है तो ज़लज़ला आ जाता है। ऐसे ज़मीन के अंदर बहुत सारी परतें हैं और ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ रीजन्स हैं जो चलते हैं। इन्हीं रीजन्स के अंदर यानी कई कई मुल्कों के अंदर एक एक प्लेट चल रही होती है, एक एक एरिया चल रहा होता है, एक एक बेल्ट चल रही होती है। इन्हीं में से जो एक बेल्ट है, उस बेल्ट का नाम है टेथियान बेल्ट। ये जो टेथियान बेल्ट है, ये समुंदर के करीब से शुरू होती है, ये यूनान में भी है, यूनान से होती हुई ये हंगरी में, बल्गारिया में, रोमानिया में, इन मुल्कों में जाती है। फिर यही जो टेथियान बेल्ट है ये तुर्की और ईरान से होती हुई यहाँ अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान में दाखिल हो जाती है। यही बेल्ट गिलगित बल्तिस्तान से गुजरती है, चाइना के कुछ एरिया से और तिब्बत, और फिर ये बेल्ट चली जाती है जहाँ पे आखिर में पहुँचती है ये म्यांमार में, या जिसको आप बर्मा कहते हैं वहाँ, और फिर मलेशिया और इंडोनेशिया, वहाँ जाके इसका इख्तिताम हो जाता है। ये पूरी एक बेल्ट है जिसको टेथियान बेल्ट कहते हैं। इसका नक्शा भी आप देख लें, टेथियान बेल्ट। इस टेथियान बेल्ट के ऊपर बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं, बहुत सारी धातें, बहुत सारी मादनियात यहाँ पे मौजूद हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे कॉपर के और सोने के ज़खायर मौजूद हैं, और उसका जो सबसे बड़ा रिज़र्व है, या जिसको आप कह सकते हैं कि बड़ा शानदार रिज़र्व है, वो जब ये टेथियान बेल्ट पाकिस्तान के अंदर से गुजरती है तो चाग़ी का एक ज़िला आता है। चाग़ी वो इलाका है जहाँ पे पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे 1998 में। 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने यहाँ पे एटमी धमाके किए थे। नवाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे। तो ये जो चाग़ी का ज़िला है, यहाँ पे एक छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम है रेको डिक। ये कोई अंग्रेज़ी का लफ्ज़ नहीं है, ये रेको डिक, ये वहाँ गांव का नाम है। और रेको डिक कहते हैं मकामी ज़बान में, आप कहते हैं सैंडी पीक जो होती है, या जिसको आप उर्दू में कहते हैं कि रेतीला टीला, रेत की चोटी, रेतीली चोटी, क्योंकि ये ज़रा ऊंचा है और रेतीली चोटी इसको कहा जाता है, तो इसलिए मकामी ज़बान में इसका नाम है रेकूडक। तो रेकूडक एक छोटा सा गांव है। इस गांव की आबादी जो है वो चंद लाख है और बहुत पुराना ये गांव यहाँ पे आबाद है। ये एक सहराई इलाका है, रेगिस्तानी एरिया है। यहाँ का मौसम मैं आपको बताऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ गर्मियों के अंदर लगभग 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाता है, इतना शदीद दर्जा हरारत है। बारिशें, बर्फ़ बहुत कम, ना होने के बराबर बारिशें बहुत कम पड़ती हैं, जबकि सर्दी यहाँ पे खुश्क और इतनी ज़्यादा होती है कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे सर्दी पहुँच जाती है। तो गर्मी है तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सर्दी है तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो शदीद मौसमों का ये इलाका है, रेतीला इलाका है। यहाँ हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, बारिशें तो नहीं होती लेकिन हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। और
ना सिर्फ हवा तेज़ चलती है बल्कि यहाँ रेत के तूफ़ान आते हैं। उसकी वजह से यहाँ ट्रेड करना भी बड़ा मुश्किल रहा माजी में। ये अफ़गानिस्तान के और जो ईरान का बॉर्डर है उसके बिल्कुल करीब चाग़ी है, और चाग़ी का एक छोटा सा एरिया है, एक गाँव है जिसको हम रेको डिq कहते हैं। रेको डिq के अंदर पाकिस्तान ने पहली मर्तबा, पाकिस्तान का एक इदारा है जिसका नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, इस इदारे ने पहली मर्तबा जब यहाँ पे रिसर्च की 70 की दहाई में, तो 1978 में उन्होंने ढूंढ लिया कि यहाँ पे कॉपर के या तांबे के और सोने के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। क्योंकि ये तो साइंसदानों को पता था, और पाकिस्तान के अंदर जो लोग भी जियोलॉजी को पढ़ते हैं उनको ये आइडिया था कि ये उसी बेल्ट के ऊपर है, टथियान बेल्ट के ऊपर, तो इसके ऊपर वो काम कर रहे थे। तो यहाँ पे उनको मिल गया तांबे के और सोने के ज़खायर बहुत बड़े बड़े। लगा कि इस इलाके की किस्मत बदल जाएगी और ये इलाका पाकिस्तान की किस्मत भी बदल देगा। उसके बाद पाकिस्तान ने मुख्तलिफ कंपनियों के साथ राब्ते किए, और ये पूरी कहानी मैं आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन मैं मुख्तसर चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ज़खायर मौजूद हैं सोने के और चांदी के वो कितने बड़े हैं, तो 6 अरब टन के ज़खायर यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन ये सारा सोना और वो नहीं है, कॉपर नहीं है। ये जो 6 अरब टन है ये वो रॉ मटेरियल है जिसके अंदर से कॉपर और सोना निकलता है, और वो जो परसेंटेज यहाँ पे निकल रही है वो है 0.41%, यानी आधा फीसद से थोड़ा सा कम। लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया के 5वें बड़े सोने के ज़खायर इनको कहा जाता है, जबकि कॉपर के भी दुनिया के जो सबसे बड़े ज़खायर हैं ये उनमें से एक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कहीं डेजर्ट है, कहीं पहाड़ है, कहीं समंदर है, कहीं बर्फ़ है, बहुत बर्फ़पोश पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे जो है वो इस किस्म के ग्लेशियर्स हैं, कहीं पे बड़ी ज़रखेज़ ज़मीनें हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि यूक्रेन की ज़मीन दुनिया की ज़रखेज़ तरीन ज़मीनों में से एक है। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, शानदार, जो उगता है वहाँ पे। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर पंजाब और सिंध की ज़मीनें बड़ी कमाल है, लेकिन यूक्रेन की ज़मीन उससे बहुत बेहतर दुनिया में मानी जाती है। वहाँ पे पर एकड़ पैदावार भी बहुत ज़बरदस्त होती है और खादों की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह ये एक इलाका जो है, इस तक जो सड़क जाती है उस सड़क का नाम भी बड़ा अजीब है। सड़क का नाम लंदन रोड है, और वैसे इसको सड़क को जायदान कोयटा रोड कहते हैं। जो लोग वहाँ जाते हैं उनको इस बात का आइडिया है। बहरहाल रेको डिq की किस्मत बदल सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने जो भी बैरूनी कंपनी के साथ मुआहदा किया, हम इस काम को आगे बढ़ा नहीं सके। हालांकि सैंडक के जो ज़खायर हैं उन पे चाइनीज़ कंपनी 10 साल से काम कर रही है, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान को उसमें बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन रेको डिq के ऊपर काम नहीं हो सका। ये मामला कभी अदालतों में चला गया, कभी ब्यूरोक्रेसी की नज़र हो गया, कभी जो है हमारे सियासतदान जो है वो अपनी लालच में पड़ गए, तो कभी किसी की लालच, कभी किसी की लालच, कभी कुछ, ये मामला इल्तवा का शिकार होता रहा। और लेकिन अब फ़िलहाल इसमें पाकिस्तान को जो है वो बैरूनी सतह पे, आलमी सतह पे लगभग 11 अरब डॉलर का एक जुर्माना भी हो चुका है जो पाकिस्तान को पे करना था। 2019 में इमरान खान साहब ने इसके बारे में काम करना शुरू किया था, और फिर मुख्तलिफ कंपनियों के साथ राब्ते किए गए थे, और अब एक कंपनी ने इसमें पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा कर लिया है कि ना सिर्फ वो 11 अरब डॉलर का जो जुर्माना है उसकी तलाफ़ी करेंगे, बल्कि 10 अरब डॉलर की मजीद सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आएंगे। 8000 नौकरियों के मौके पैदा होंगे और पाकिस्तान को बेपनाह फ़वाइद मिलेंगे। माजी में जो बलूचिस्तान की हुकूमत है वो ये चाहती थी, 25% मुनाफा उनको मिल रहा था। जो कंपनी है वो 50% मुनाफा ले रही है, पाकिस्तान जो है उसको 50% मुनाफा पाकिस्तान को मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इसको निकाल नहीं सकता। पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें अरबों डॉलर लगते हैं, पाकिस्तान नहीं लगा सकता। जब सऊदी अरब में और अरब ममालिक में तेल निकला था, गैस निकली थी, तो उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि शुरू के अंदर बैरून मुल्क से कंपनियां लेकर आए, उन्होंने रिफाइनरीज लगाई, और वो तेल का ज़्यादा मुनाफा वो कंपनियां ले जाती थी। तो वो जो उन्होंने तेल के कुएं अरबों ने उनको दे दिए, वो उससे पैसा कमा के निकल गए, और अरबों को मुनाफा दिया बहुत थोड़ा। लेकिन वो थोड़ा मुनाफा भी इतना बड़ा था कि उसके बाद अरबों ने अपनी कंपनीज बना ली, आरामको बन गई और बहुत सारी कंपनीज बन गई, और अरब लगातार अब तेल निकाल रहे हैं। और वो दुनिया के अंदर कहीं भी किसी ने तेल निकालना हो तो वो अरबों से भी राब्ता कर सकते हैं। अपनी रिफाइनरीज उन्होंने लगा ली, अपना सिस्टम उन्होंने बना लिया। तो इसी तरह पाकिस्तान जो है वो अभी एक गरीब मुल्क है। पाकिस्तान इतने वसाइल नहीं रखता, ऐसी जदीद मशीनरी, टेक्नोलॉजी, साइंसी आलात
और इतना पैसा, इतनी ट्रांसपोर्टेशन पाकिस्तान नहीं कर सकता कि यहाँ से इतनी बड़ी बड़ी मादनियात का फ़ायदा उठाए। तो हमें बैनुल अक़वामी कंपनियों के पास जाना था, हम कल चले जाते, आज तक कुछ मिल जाता, लेकिन मादी के हुक्मरान इसके ऊपर फैसला नहीं कर पाए। तो अब इसके ऊपर फैसला हुआ है कि 50% पाकिस्तान को मिलेगा, 50% उस कंपनी को मिलेगा, और 8,000 जो है वो मुलाजमतें इसके अंदर मिलेंगी। उन्होंने कहा कि मुआहदे से इनकम फ्लो $100 अरब से ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये कहा है शौकत तरीन ने। इससे वफाक और सूबाई हुकूमतों को टैक्सों की मद में बेपनाह रेवेन्यू भी मिलेगा, क्योंकि तमाम टैक्सेस लागू होंगे। जो कंपनी यहाँ पे आकर ये सोना और तांबा निकालेगी वो सूबे और वफाक के तमाम टैक्सेस भी पे करेगी, और इसके अलावा मुनाफे का 50% वो ले जाएंगे, 50% पाकिस्तान को मिलेगा। उस 50% में से 25% बलूचिस्तान को मिलेगा और 25% वफाक को मिलेगा। इस पे बलूचिस्तान ने भी जो है वो लब्बैक कहा है। बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, कंसेंसस पैदा किया गया है, वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इसके अंदर रोल प्ले किया है, और बिलाखिर ये जुर्माने से भी जान छूट गई, और साथ ही साथ रेकूडक के मामले के अंदर पाकिस्तान किसी एक किनारे पर लग गया। अब अगर 4-5 साल लगातार काम होता है तो फिर मुनाफे का टाइम शुरू हो जाएगा। अब इसके ऊपर तनाज़ा जो है वो कई साल से चल रहा था, ये काम बंद था, काम चलना चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और भी ख़जाने दे, मेरी ये दुआ है, और आइंदा हम इस काबिल हों कि हम अपने ख़जानों को खुद निकाल सके और 100% मुनाफा पाकिस्तान रख सके। लेकिन इस वक्त हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। चाइना आ जाए, अमेरिका आ जाए, कनाडा आ जाए, कोई भी मुल्क आ जाए, उसी को ये काम करना होगा, क्योंकि हम ये काम अभी इस वक्त कर नहीं सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के मुताबिक हुकूमत बलूचिस्तान को मुकदमाबाजी पर मजबूरी तौर पे अब तक जो पैसे खर्च करने पड़े हैं आलमी सतह पर, वो 7 अरब रुपए हैं। इतना खर्चा पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क ने उठाया, लेकिन इसके बावजूद आपको जुर्माना हो गया। सरकारी हुकाम के मुताबिक हुकूमत ने टैथान कापर कंपनी, ये टैथान एक कंपनी भी है, यानी ये इसी जो बेल्ट है ना, टैथान बेल्ट जो है, इसी बेल्ट के ऊपर ज़्यादातर ये कंपनी काम करती है। यहाँ से ये मिनरल्स उठाती है, धातें निकालती है, उनको दुनिया में बेचती है। तो इस तरह ये कंपनी यहाँ पाकिस्तान में भी आई थी। अब ये मुख्तलिफ कंपनी ने एक दूसरे को शेयर्स भी बेचते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का मामला ये कि पाकिस्तान का मुनाफा पाकिस्तान को मिलना चाहिए। रेकोडिक का मुआहदा के हवाले से कुछ इफ्तिखार चौधरी साहब, जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनके ऊपर भी तनकीद होती रही है, और पीपल्स पार्टी काफ़ी कहती रही है कि इन्होंने मुआहदा करके पाकिस्तान को जुर्मानों के सामने फेंक दिया है, और आलमी सतह पे पाकिस्तान को अब जुर्माने हो रहे हैं और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल ये मामला हल हो गया। $11 अरब का जुर्माना, उससे भी पाकिस्तान को छूट मिल रही है, और फर्दर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, और पाकिस्तान से ये ज़खायर निकाल कर दुनिया के अंदर जो है वो भेजे जाएंगे, और उससे पाकिस्तान मुनाफा कमाएगा। अब एक चीज़ और है, पहले जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने मुतालबा किया था कि 25% से ज़्यादा हमें मुनाफा दिया जाए पहले माजी में, और रिफाइनरी इसकी लाकर यहाँ पर लगाई जाए बलूचिस्तान में। अब क्योंकि टेक्निकली हमें इन चीज़ों का आइडिया नहीं था, अब वहाँ का वेदर, वहाँ की चीज़ें, वहाँ के लोग और टेक्निकल लेबर, ये सारा कुछ बहुत मुश्किल था। तो इस मरतबा हुकूमत ने एक एक पहलू को देखने के बाद ये डील करवाई है, और बलूचिस्तान भी कह रहा है कि ठीक है, हमें 25% कबूल है और 25% वफाक को मिल जाए। लेकिन ओवरऑल वफाक ने जिस तरह ये पैसे खर्च करने हैं, उसमें जो फार्मूला तय है, लगभग 35% इसमें से बलूचिस्तान के हिस्से को चला जाएगा, और बलूचिस्तान जो है उसकी तरक्की होगी, और वो खित्ता जो है वो आगे बढ़ सकता है। 8,000 मजीद लोगों को वहाँ पे मुलाजमतें मिलेंगी। यहाँ की जो आबादी है, इसमें एक बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा अफगानियों का भी है। अफगान महाजरीन यहाँ पे रहते हैं, और ये ज़्यादा लोग वो हैं जो कानकुनी का काम करते हैं, यानी वो काम करते हैं जो गैर मुल्की कंपनियां करवाना चाहती हैं। तो यहाँ लेबर भी इस वक्त अवेलेबल है, वो बेरोज़गार थे, उनको भी काम मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर पैसे कितने खर्च किए और कैसे खर्च किए। 12 से 13 तक कानूनी कार्रवाई पर आलमी सतह पर पाकिस्तान ने 48 करोड़ 11 लाख 54 हज़ार अदा किए। 2014 से 15 तक 1 अरब 7 करोड़, 2016 में 23 करोड़ 84 लाख, 2017 में 61 करोड़, 2017 से 18 के दौरान 82 करोड़, 18 में 52 करोड़, और 19-20 में 1 अरब 6 करोड़ 42 लाख खर्च किए, जबकि 20 से अब तक 52 करोड़ 50 लाख खर्च किए। तो इस तरह पाकिस्तान ने 7 अरब से ज़्यादा रकम जो है वो खर्च कर दी है। और इस केस के अंदर आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि साबिक जो बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर हैं, उनकी अहलिया
चेरी ब्लेयर, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती रही हैं इस केस के हवाले से। बहरहाल अब ये एक और कंपनी को मुंतकिल हो गया है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में, और ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक मुबारकबाद भी दी है कौम को, कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान को इससे बहुत फ़ायदा होगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं मुबारकबाद देता हूँ कौम को और बलूचिस्तान के लोगों को कि एक कामयाब मुआहदा हो गया हमारा बैरिक गोल्ड कंपनी के साथ, और डेवलपमेंट ऑफ रेकोडिक माइन आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ लीगल बैटल, 10 साल की कानूनी जंग के बाद हमारा ये मुआहदा हुआ और फिर नेगोशिएशंस हुई हमारी उनके साथ, और लगभग 11 अरब डॉलर का हमारा जो जुर्माना है वो ख़त्म, और 10 अरब डॉलर की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, 8000 नई नौकरियाँ मिलेगी। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुशखबरी सुनाई है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।